जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो जैसा कि हमने अपने नाज़रीन से वादा किया था कि हम मुख्तलिफ़ सेगमेंट हैं इस प्रोग्राम के, तो उसमें एक सेगमेंट जो चलाएँगे वो है हेल्थ इज़ वेल्थ। तो वो माहिरीन डॉक्टर से हम कुछ राय लिया करेंगे और अपने नाज़रीन के इस्तिफ़ादा के लिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत जो है ना वो डॉक्टर साहिबान के साथ डिस्कस किया करेंगे। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ हैं यूके से डॉक्टर लुकमान अहमद साहब, जिनसे हमने गुजारिश की कि वो जो रमज़ान और डायबिटीज़ के बारे में, या जो शुगर के मरीज़ हैं जो रोज़े रखते हैं या जिनको रोज़े नहीं रखना चाहिए, उस सिलसिला में कुछ जो है ना वो हमें बताएं। तो उन्होंने कुछ टाइम निकाला और हमारे नाजरीन के लिए एक प्रोग्राम, मुख्तसर सा प्रोग्राम उन्होंने किया। वैसे हम डायबिटीज़ पे और माहिर डॉक्टर से पूरा प्रोग्राम करेंगे किस्तों में, और हार्ट के स्पेशलिस्ट से भी प्रोग्राम करेंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हम वक्ता फ़वक्त नाज़र होते रहा करेंगे। तो हम चलते हैं डॉक्टर लुकमान अहमद साहब के पास, जो यूके से हमारे साथ शामिल होंगे। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आप रमज़ान और शुगर के जो मरीज़ हैं उनके हवाला से हमें बताएं कि शुगर के मरीज़ों को जो है ना वो क्या एहतियात करनी चाहिए रमज़ान में, क्या उन्हें रोज़ा रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। और आप अपना तारफ़ भी पहले करवा दें और फिर इस सिलसिला में कुछ जो है ना वो वजात करें हमारे नाजरीन के इस्तिफादा के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर लुकमान अहमद है और मैं शेफील्ड में एज ए जनरल प्रैक्टिशनर काम कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो का मकसद है डायबिटीज़ और रमज़ान के हवाले से कुछ टिप्स देना। तो सबसे पहले डायबिटीज़ की दो किस्में हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज़ और एक टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, इसमें जो इंसान का पैंक्रियास है वो इंसुलिन नाम का जो रस है या हार्मोन है उसको नहीं बनाता। तो उस सूरत में आपको इंसुलिन इंजेक्शंस की शक्ल में देनी पड़ती है। और वो जो इंजेक्शंस हम देते हैं तो उसकी दो डिफरेंट किस्म की किस्में हैं। एक जिसको हम कहते हैं बेजल बोलस रिजीम, यानी कि उसमें ये होता है कि आप इंसुलिन की एक लॉन्ग एक्टिंग स्लो एक्टिंग इंसुलिन है जो वो आप देते हैं दिन में एक वक्त, सुबह या शाम को। तो मेनली सहूर के वक्त जो बेजल इंसुलिन है वो बंदे को इस्तेमाल करनी चाहिए। और वो बेजल इंसुलिन जो होती है उसकी मिकदार भी रमज़ान में कम कर देनी चाहिए, कम अज़ कम 15 से लेके 20-25% तक उसकी जो डोजेज है उसको कम करना चाहिए, लॉन्ग एक्टिंग जो इंसुलिन है। उसके बाद उस लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के साथ जब मील टाइम ड्यूरिंग द डे लोग फास्ट नहीं कर रहे होते तो उस वक्त वो मील के साथ वो इंसुलिन लगाते हैं। तो वो तो डिपेंड करता है आपके ब्लड शुगर्स पे, तो वो अफ्तारी के वक्त फिर वो लगेगी। तो जो बेजल है जो सहूर के वक्त आप लगाएंगे उसको कम करना पड़ेगा। जो लोग टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ इस बेजल बोलस रिजीम पे हैं, वो तो फिर भी आपने क्लिनिशियन के मशवरे के साथ और ऐसे इंसुलिन के अमाउंट को रिड्यूस करके फास्टिंग शायद कर सकते हैं, और रिलेटिवली शायद सेफ भी रहें ऐसा करते वक्त। लेकिन जो लोग प्री मिक्स इंसुलिन, जिसमें लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग जो इंसुलिन है वो ऑलरेडी मिक्स हुई होती है और आप एक इंजेक्शन को दिन में कई बार लेते हैं, तो उस पे रोज़ा रखना उसका हम मशवरा नहीं देते, उस पे आपको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है इसके बारे में तो इतना ही है। टाइप 2 डायबिटीज़ वाले अक्सर लोग टाइप 2 वाले डिफरेंट किस्म की गोलियों पे होते हैं। और टाइप 2 जब गोलियों के ये वीडियो के दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि शुगर के मरीज़ को रोज़ा किस वक्त तोड़ना चाहिए। तो उसके लिए हाइपोग्लाइसीमिया की साइंस हैं, जिनमें पसीने का हद से ज़्यादा आना, कन्फ्यूजन का होना, स्पीच का स्लर्ड हो जाना कि आवाज़ तोतली हो जाए,
ड्राउजीनेस, नींद का बहुत ज़्यादा आना, गनूदगी का छा जाना, थकावट और हद से ज़्यादा, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, और उसके अलावा लिप्स और हाथों की टिंगलिंग होना, एंक्शियस होना, बेचैन होना, गुस्सा करना, मूड के स्विंग होना, ये सारी साइन हाइपोग्लाइसेमिया की हैं। तो अगर इसका इलाज ना किया जाए तो फिर विजन भी ब्लर्ड हो सकता है और बंदा कोलैप्स भी हो सकता है और बिल्कुल बेहोश हो सकता है। तो ये सारी साइन, अगर इनमें से कुछ भी हो तो रोज़ा या बंदे को खुद तोड़ना चाहिए, या बात अगर बढ़ गई है तो फिर फैमिली में किसी को या साथ जो भी बंदा हो उसको पता होना चाहिए कि हाइपोग्लाइसेमिया एक्सपेक्टेड है। दूसरा सिनेरियो है हाइपरग्लाइसेमिया। तो हाइपरग्लाइसेमिया में बंदे का ब्लड का शुगर है जो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी सूरत में कोई ख़ास इतनी सिम्टम्स एक्यूटली आती नहीं है, लेकिन कुछ बाज़ दफ़ा सामने आती हैं, जैसे प्यास का हद से ज़्यादा लगना, छोटे पेशाब का हद से ज़्यादा आना, सिकली फील करना, पेट में दर्द होना। अगर इस तरह की कोई भी साइंस हैं, उल्टी का होना या खाली सिकली फील करना, तो फिर आप ब्लड शुगर चेक करें। अगर लेवल्स बढ़े हुए हैं तो उस वक्त रोज़े को ब्रेक कर देना चाहिए। अब ब्रेक करने के लिए जो लेवल्स के कट ऑफ हैं वो ये कि मैं पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, यूरोप में दोनों बताऊंगा। अगर आप ब्लड शुगर चेक करें और आपका ब्लड शुगर लेवल है जो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये पाकिस्तान वगैरह में यूनिट्स इस्तेमाल होती हैं, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और मिलीमोल पर लीटर जो यूके में इस्तेमाल होती हैं। तो लेस देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 3.9 मिलीमोल पर लीटर, इससे अगर कम है तो आप फास्ट को ब्रेक कर दें। हाइपर ग्लाइसेमिया का सिनेरियो ऐसा होगा कि अगर आपकी ब्लड शुगर 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है या 16.7 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा है, तो उस वक्त भी आप रोज़े को ब्रेक कर दें, क्योंकि हाइपरग्लाइसेमिया है। दोनों सूरतों में आपकी सेहत के लिए यानी रिस्की हो जाएगा रोज़े को जारी रखना। जब आप हाइपोग्लाइसेमिया में रोज़ा ब्रेक करते हैं तो आपको चाहिए कि क्विकली कोई तकरीबन 200 मिलीलीटर का कोई लूकोजेट का ग्लास या सेबों का जूस या माल्टे का जूस, कोई भी जूस जो अवेलेबल हो, तकरीबन 200 मिलीलीटर आप पिएँ, ताकि ये क्विक एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स आपको मुहैया करते हैं। और उसके साथ ही साथ कोई चीज़ लॉन्ग एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी खा लें कि जो स्लोली आपकी जो शुगर है उसको थोड़ा ऊपर करे। तो उनमें बनाना हो सकता है, एग हो सकता है, एप्पल हो सकता है, चपाती हो सकती है, कोई भी चीज़ जो अब फास्ट एक्टिंग के बाद स्लो एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स आपको मुहैया करे आपके जिस्म को। फिर तकरीबन 20 मिनट बाद आप अपनी शुगर चेक करें, शुगर के लेवल स्लोली अप आने चाहिए। फिर आप मज़ीद खाना पीना जारी रखेंगे और घंटे बाद चेक करें, 2 घंटे बाद चेक करें, जब स्टेबल हों तो फिर छोड़ दें। जब हाइपरग्लाइसेमिया का सिनेरियो है तो उसमें भी रोज़ा, जैसे मैंने कहा है कि वो ब्रेक कर दें फास्ट। हाइपरग्लाइसेमिया के सिनेरियो में, यानी आपकी ब्लड शुगर अगर हद से ज़्यादा बढ़ी हुई है, जो कट ऑफ बताए हैं कि 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 16.7 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा हो, तो फास्ट को तो आपने ब्रेक कर दिया। फिर आपको चाहिए कि जो लोग इंसुलिन पे हैं वो कहीं क्विक एक्टिंग इंसुलिन की फ्यू यूनिट्स हैं जो वो इस्तेमाल करें, जैसे भी उनका एग्रीड प्लान अपने जीपी या क्लिनिशियन के साथ है। तो अगर कोई इंसुलिन पे नहीं है तो कुछ टैबलेट्स जैसे ग्लिक्लाजाइड एक मिसाल है कि वो इस्तेमाल की जा सकती है। वो ब्लड शुगर के अमाउंट को तकरीबन घंटे तक नीचे लेके आ सकती है। तो उस टैबलेट के इस्तेमाल करने के तकरीबन 2-1 घंटे बाद आप अपनी ब्लड शुगर दोबारा चेक करें।
تو ختم کرنے سے پہلے میں کچھ ادویات کے بارے میں بریفلی بتاؤں گا کہ ڈائیبٹیز کے علاج کے لیے پہلے کچھ پرانی ادویات ہیں جن کے گروپس استعمال ہوتے ہیں، جن میں میٹفورمین ایک پرومیننٹ ممبر ہے اور آج تک استعمال ہوتا ہے، اور اس کے کافی سارے فوائد ہیں، اور شاید فیوچر میں کوئی اس طرح کی ریسرچ بھی ہو رہی ہے کہ یہ ہارٹ کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی۔ تو میٹفورمین کی جو گولی ہے اس کو یوزلی صبح اور شام استعمال کرتے ہیں، تو لیکن اگر کبھی بھی ڈی ہائیڈریشن ہو کسی کو، کہ الٹی پیچس، لوگ الٹی پیچس میں بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، تو ڈی ہائیڈریشن کا جب بھی شک ہو اور خاص کر الٹی پیچس وغیرہ ہوں، تو میٹفورمین کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اور روزہ بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد گلیکلازائڈ ایک گولی ہے جو پینکریاس کے اندر ان سیلز کو سٹیمولیٹ کرتی ہے جو انسولین پروڈیوس کرتے ہیں، تو اس سے شوگر کے لیول سگنیفیکنٹلی لو ہو سکتے ہیں، تو اس پہ بھی بندے کو کافی احتیاط برتنی چاہیے۔ ان دو ادویات کا استعمال آج بھی وائڈلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہوتا ہے کیونکہ یہ سستی بھی ہیں۔ یو کے وغیرہ میں آج کل گلیکلازائڈ سے تھوڑا سا رخ موڑ لیا ہے کلینیشینز نے، اور اکثر یہ اسٹیپ 2 تھا ہماری گائیڈ لائنز میں، اور اس کے بعد وہ اکثر اسٹیپ 3 اسٹیپ 4 ان پہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ دوائیاں زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہیں اور پرائز کا بھی بوجھ مریضوں پہ نہیں پڑتا۔ انڈیا پاکستان وغیرہ میں کچھ ادویات جو ہم ادھر استعمال کرتے ہیں جیسے گلیفلوزینز اور GLP-1 انالوگس وغیرہ ہیں، وہ بہت مہنگے پڑ جاتے ہیں، تو اس لیے وہ اتنے وائڈلی مجھے تو نہیں پتا کہ ادھر استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن میٹفورمین کے بعد جو بھی ادویات ہوں گی ان کا کوئی نہ کوئی ان کی یا تو کوئی نہ کوئی رسک ہوگی یا کسی نہ کسی آرگن پہ ان کا افیکٹ ہو سکتا ہے، جیسے گلیفلوزینز ہیں جو اگر آپ استعمال کرتے ہیں اور پھر فاسٹ کرتے ہیں تو آپ کی ڈائبیٹک کمپلیکیشنز کی رسک حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور یہ کڈنی فنکشن پہ بھی افیکٹ ہو سکتی ہے۔ تو اگر میٹفورمین کے علاوہ آپ کوئی دوائی کھاتے ہیں تو لازمی اپنے کلینیشین کے ساتھ مشورہ کر لیں، شاید وہ آپ کو یہ مشورہ دیں کہ آپ یا تو کوئی دوائی وقتی طور پہ چھوڑ دیں یا وہ اس دوائی کو تبدیل کریں۔ تو آپ لازمی، ڈائبٹیز والے بندے کو چاہیے کہ وہ لازمی اپنے کلینیشین کے ساتھ مشورہ کر دے، کیونکہ دین میں تو جبر نہیں ہے۔ روزہ آپ اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ہارم کرنے کے لیے تو نہیں رکھ رہے۔ تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے نیکسٹ ویڈیو۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا۔ ٹائم کا بھی کافی ڈیفرنس ہوتا ہے UK میں اور کینیڈا میں، تو امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ہم آئندہ بھی ایسے پروگرام لاتے رہیں گے، تو اگر ابھی تک آپ نے ظفر نامہ انٹرنیشنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی اچھے اچھے پروگرام لے کر حاضر ہوتے رہا کریں۔ خوش رہیں اور رمضان کی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔